Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to all students. Today we are going to discuss a new chapter, that is chapter number 6, named as a equilibrium. First of all, we will define what is equilibrium. Before going to define the equilibrium, in chapter number 2nd, we discuss about the two different types of state. Number first was rest. Number second was motion. Again, here is another type of state that is named as equilibrium. Now, how to define the equilibrium or what is equilibrium? When a body is at rest or moving with uniform velocity, then that body is said to be in a state of equilibrium. इक्विलिब्रियम भी हमारे पास एक हालत है. अभी इस हालत के अंदर बॉडी या रेस्ट में हो, सुकून में हो, या वो किसी यूनिफॉर्म मोशन के साथ या यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, तब उस बॉडी के उस हालत को हम नाम देंगे. याद रखें कि इक्विलिब्रियम के अंदर एट अ टाइम बॉडी इन दोनों स्टेजेस के अंदर कभी नहीं आ सकती. रेस्ट में हो तो मोशन नहीं होगी, अगर मोशन में हो तो रेस्ट नहीं हो सकती. लेकिन अगर दोनों कंडीशन को अगर हम बताना चाहें तो इन दोनों कंडीशन को हम डिफाइन करते हैं इक्विलिब्रियम के अंदर. वी हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम. नंबर फर्स्ट इज स्टैटिक इक्विलिब्रियम. वर्ड स्टैटिक मींस रेस्ट. स्टैटिक इक्विलिब्रियम को कैसे डिफाइन करेंगे? व्हेन अ बॉडी इज इन रेस्ट and force is acting on it, then is said to be in a state of equilibrium. Static equilibrium में बॉडी हमेशा रेस्ट के अंदर होती है, लेकिन रेस्ट में होने के बावजूद वो तब रेस्ट में आए जब उनके ऊपर फोर्सेस भी लग रही हों. सिंपल यूं समझ कि जब भी बॉडी के ऊपर फोर्सेस लगे लेकिन उनके बावजूद भी वो रेस्ट में आ जाए, ऐसे स्टेट को हम नाम देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम. For example, a book on a table hanging of electrical bulb. अब पहले एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एक बुक जो टेबल के ऊपर है, तो यहाँ बुक के पास कोई मास है जिसकी वजह से उसको ग्रेविटी अट्रैक्ट करेगी, तो वहाँ एक फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसको हम वेट कहते हैं. तो वेट की डायरेक्शन हमेशा डाउनवर्ड है. तो एक तो उस बुक के ऊपर फोर्स लगा वेट का. सेकंड, जब वो किसी सरफेस के ऊपर है तो न्यूटन के थर्ड लॉ के मुताबिक एक रिएक्शनल फोर्स होगा, जिस रिएक्शनल फोर्स को हम नाम देंगे नॉर्मल रिएक्शन. तो वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में. तो ये दोनों फोर्सेस मैग्नीट्यूड में सेम होंगे और डायरेक्शन अपोजिट. तो दो फोर्सेस लगने के बावजूद भी ये बुक किस स्टेट में है? रेस्ट स्टेट में है. इसलिए ऐसे स्टेट को हम नाम देंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम. तो यहां जो दो फोर्सेस लगेंगी वो एक दूसरे के साथ मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी और डायरेक्शन में अपोजिट. तो जब हम उनका नेट रिजल्ट निकालेंगे तो उनका नेट रिजल्ट 0 आएगा और वो बॉडी रेस्ट में कहलाएगी. नाउ द सेकंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इक्विलिब्रियम. And the dynamic equilibrium is simply defined as when a body moving with a uniform velocity, then it is said to be in a state of dynamic equilibrium. अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे तब उसकी स्टेट को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम. फॉर एग्जांपल, रॉकेट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन अपवर्ड डायरेक्शन, मोशन ऑफ पैराशूटर फैलिंग डाउन विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. अब इन दोनों एग्जांपल के अंदर उस बॉडी की जो मोशन है वो यूनिफॉर्म है. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी को सबसे पहले अगर बताऊं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या है कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कि जब भी कोई बॉडी जो मुफासला कवर कर ले
और जो मुफासिले कवरिंग के अंदर जो टाइम कंज्यूम हो वो सेम हो, कि मुफासला भी सेम कवर हो, सेम टाइम की कंज्यूमेशन के ऊपर, तब उसकी वेलोसिटी को हम नाम देंगे यूनिफॉर्म। तो जैसे ही रॉकेट अपवर्ड मूव करेगी, तो वंस व्हेन इट विल बी लॉन्चेड, देन इट्स वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, देन इट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम। वैसे ही अगर एक बंदा जो मूविंग एरोप्लेन से जंप करे, और जंप करने के बाद व्हेन ही ओपन्स हिज पैराशूट, तब इट विल मूव स्लाइटली टुवर्ड्स द अर्थ, तब उसके अंदर जो मोशन आती है वो मोशन यूनिफॉर्म कहलाएगी। तो जब भी यूनिफॉर्म मोशन के साथ कोई भी बॉडी मूव करे, तब उसके अंदर जो स्टेट आएगा उस स्टेट को हम नाम देंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। एक्सिस ऑफ रोटेशन। The axis of rotation is simply defined as the bodies which cannot change their position but can rotate about a fixed line or axis. The point from where a body can free to rotate is called as axis of rotation. अमूमन हम अपने इर्द गिर्द काफी ऐसी चीजें देखते हैं कि जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, मसलन कि वो एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं मूव कर पा रहे, लेकिन वो किसी फिक्स पॉइंट से, फिक्स लाइन से रोटेट होती रहती हैं। तो वो पॉइंट, वो लाइन जहां से कोई भी बॉडी आसानी से रोटेट हो सके, उस पॉइंट को या उस लाइन को हम नाम देंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल, द रोटेशन ऑफ डोर, एज यू सी इन द डायग्राम, कि इस पॉइंट के ऊपर जहां हमारे पास ये दो पॉइंट ही लगी हुई हैं, एक ये वाली पॉइंट और दूसरी ये वाली पॉइंट, इस पॉइंट से ये डोर आसानी क्या हो सकती है, रोटेट हो सकती है। कि जैसे आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इन पॉइंटों से इनकी क्या हो जाएगी, रोटेशन हो जाएगी। तो जिस पॉइंट से कोई भी बॉडी आसानी से रोटेट हो सके या आसानी से मूव कर सके, उन पॉइंटों को हम उनका नाम क्या देंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन देंगे। अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन मेन टॉपिक होगा हमारे पास इस टॉपिक को समझने के लिए, जिसका नाम है टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। अभी टॉर्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपली, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इन अ बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, और इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी which measure the rotational effect। ठीक है बेटा, कि जब भी किसी बॉडी के अंदर टर्निंग प्रोड्यूस हो, और वो टर्निंग किसी फोर्स की वजह से हो, और वो टर्न करे अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तब उस बॉडी के अंदर एक फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो जाती है, जिसको हम नाम देंगे टार्क, जिसका सेकंड नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स। जैसे कि अगर हम किसी दरवाजे को फोर्स अप्लाई करेंगे खोलने के लिए, तो उसके अंदर उसके अंजीसों वाली पॉइंट से एक टर्निंग आ जाती है। तो जैसे मैंने फोर्स अप्लाई किया, उसने टर्न करना शुरू कर दिया। वो फोर्स जो किसी भी बॉडी के अंदर टर्निंग, उस फोर्स को हम नाम देंगे टार्क और मूवमेंट ऑफ फोर्स। The second definition is the physical quantity which measure the rotational effect of force। कि टार्क वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसके अंदर हम फोर्स की उस मैग्नीट्यूड को फाइंड करते हैं कि कितनी क्वांटिटी के अंदर उस फोर्स ने बॉडी के अंदर रोटेशन प्रोड्यूस करवाई। मैथमेटिकली अब हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। मैथमेटिकली इट इज सिंपली डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मूवमेंट आर्म। The torque is simply written as torque is equal to force into moment arm। टार्क को हम डिनोट करते हैं ग्रीक सैम्बल टाउ से, फोर्स को एफ से, और मोमेंट आर्म को डी से। तो टाउ इज इक्वल टू एफ इंटू डी विल बी द फार्मूला यूज टू फाइंड द magnitude of torque। As you see in this diagram, we have an screw and we want to open that help of that screw। तो इस स्क्रू के ऊपर हम क्या करेंगे, वी विल अप्लाई द फोर्स, और फोर्स अप्लाई करने के बाद इट विल स्टार्ट रोटेटिंग दैट नट, कि इसने रोटेशन प्रोड्यूस करवाई उस नट के अंदर, जिसकी वजह से इसमें जो फिजिकल क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है
that is called as a torque. Now the torque is a vector quantity. The vector quantities are simply those quantities which has magnitude as well as direction. Now to find the magnitude of torque, we discuss a formula, that is tau is equal to F into D. With the help of that formula, we can easily find the magnitude of torque. Now for its direction, we have a two type of rotation for a torque. First one is a clockwise rotation, while the second is anti-clockwise rotation. Now whenever clockwise rotation, the torque will be considered as a negative, and when there is an anti-clockwise or counterclockwise rotation, the torque will be count as a positive. So the positive torque will be anti-clockwise and negative torque will be clockwise. The SI unit of torque is, that is Newton into मीटर और न्यूटन मीटर. जैसे कि फोर्स का SI यूनिट है न्यूटन और मोमेंट आर्म का SI यूनिट है मीटर, तो इसलिए जो टार्क का SI यूनिट बन जाएगा दैट इज न्यूटन मीटर. And torque is denoted by Greek symbol tau, read as tau. Now the important thing, that is what is moment arm. A moment arm is simply the perpendicular distance from the axis of rotation to the point where force is applied is called moment arm. Moment arm क्या है कि moment arm मुफासला है दो पॉइंटों के दरमियान, और वो दोनों पॉइंटें कौन सी हैं? एक रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, दूसरा द पॉइंट वेयर वी आर अप्लाइंग द फोर्स. अगर किसी भी बॉडी के अंदर ये दो पॉइंटें हों, जैसे कि अगर मैं डोर का मिसाल दूं, तो उसकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन वाली पॉइंटें हैं वो है हमारी अंजीसें. अभी अंजीसों से लेकर उसके हैंड ब्रेक तक जहां हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों के दरमियान जो मुफासला होगा, उस मुफासले को हम नाम देंगे मोमेंट आर्म. Now the torque can depend directly on the both moment arm and also with the force. कि अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो टर्निंग इफेक्ट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो रिजल्टेंट ज्यादा. अगर मोमेंट आर्म मीन्स कि डिस्टेंस इन दोनों के दरमियान ज्यादा है, तब भी टार्क इजीली प्रोड्यूस होगी. नाउ द टार्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द force and moment arm, while the force and moment arm their selves are inversely proportional. मतलब कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहां फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर मुफासला कम है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड ज्यादा लगेगी, अगर मुफासला ज्यादा है तो फोर्स की मैग्नीट्यूड कम. इसको भी हम सिंपल डोर के मिसाल से ही समझते हैं कि अगर आप फोर्स अंजीसों वाले पॉइंट से ही लगाएं, उसके दरमियान ही लगे, तो आप ये फील करेंगे कि उसको खुलने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ेगी कि आप उस चीज को रोटेट कर पाए. लेकिन वैसे ही अगर आप इस मुफासले को बढ़ाते जाएं और ज्यादा दूर से आप उस डोर को खोलने की कोशिश करेंगे जहां उसका हैंडल ब्रेक लगा हुआ, तो वहां से उस चीज को आप कम ही फोर्स अप्लाई करके आसानी खोल सकते हैं. वो इसलिए क्योंकि मुफासला अगर बढ़ गया, मोमेंट आर्म बढ़ गई, तो फोर्स कम लगेगी. अगर मोमेंट आर्म को आप कम करेंगे तो फोर्स ज्यादा. दिस विल ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. होप यू कैन अंडरस्टैंड. If anyone want to ask any question regarding the today's lecture, you may ask in comment section.